नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जहां एक बहुत ही गहरी दार्शनिक सोच और एक विशाल कॉरपोरेट साम्राज्य के निर्माण की ठोस सच्चाई आपस में मिलती है। हम रिलायंस के उस सफर को समझेंगे जो पूरी तरह से भरोसे और आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस पर टिका है। इस पूरे विषय की नींव क्या है? वो है पूर्ण विश्वास, एब्सोल्यूट ट्रस्ट। इसे समझने के लिए सोचिए एक बहुत ही तूफानी फ्लाइट का मंजर। सभी बड़े लोग डरी हुई स्थिति में हैं, हवा में प्लेन बुरी तरह हिचकोले खा रहा है, लेकिन वहां एक छोटी बच्ची बिल्कुल शांति से बैठी है। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम डरी क्यों नहीं, तो उसने एक बड़ा ही सिंपल जवाब दिया, माई फादर इज द पायलट एंड ही इज टेकिंग मी होम। उस बच्ची का डर बिल्कुल गायब था क्योंकि उसे अपने पायलट पर पूरा अटूट विश्वास था। अब इस पायलट वाले एग्जाम्पल को हम रैल्फ वॉल्डो एमर्सन की सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की फेमस फिलॉसफी से जोड़कर देख सकते हैं। एमर्सन की ये सोच हमें बताती है कि इंसान के भीतर का अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपको अपने आप पर, अपने विजन पर पूरा भरोसा होता है ना, तो वही सेल्फ रिलायंस एक बहुत ही विशाल और असरदार रूप ले लेती है। वैसे इन विचारों का आधार हमें एमर्सन के 1841 के इस हिस्टोरिकल लेख में मिलता है। तो इस फिलॉसफी का कोर समझने के बाद चलिए अब सीधे एक ऐसी कंपनी के रियल वर्ल्ड केस स्टडी पर चलते हैं जिसका फाउंडेशन ही ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस पर टिका है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले सेल्फ रिलायंस की फिलॉसफी, फिर एक विशाल साम्राज्य का जन्म, उसके बाद अंबानी परिवार का डीमर्जर, फिर जियो की ऐतिहासिक डिजिटल क्रांति और आखिर में मार्केट कंट्रोवर्सीज का एक बैलेंस्ड ओवरव्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, एक विशाल साम्राज्य का जन्म। इस सफर की कहानी शुरू होती है 1932 में, जब धीरूभाई अंबानी का जन्म बेहद गरीबी में हुआ था। सोचिए, यमन में एक गैस स्टेशन पर काम करने से लेकर एक विशाल टेक्सटाइल एंटरप्राइज खड़ा करने तक का उनका सफर कितना असाधारण रहा होगा। 1958 में रिलायंस कमर्शियल कॉर्प की शुरुआत हुई, जहां मसालों और पॉलिएस्टर यान का व्यापार होता था। फिर 1966 आते आते उन्होंने नरोदा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल खोली और आखिर में 1977 में रिलायंस का पब्लिक आईपीओ आया। ये एक सच्ची रैग टू रिच स्टोरी है। लेकिन उस आईपीओ में एक आंकड़ा है जो वाकई चौंकाने वाला है, और वो है नंबर 7। 1977 का उनका आईपीओ 7 गुना, जी हां, 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि किस तरह धीरूभाई उन लाखों मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए एक भरोसेमंद पायलट बन गए थे। लोगों को इस कंपनी के सफर पर कंप्लीटली विश्वास हो गया था। रिलायंस का एक और मास्टर स्ट्रोक थी उनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की स्ट्रैटेजी। उन्होंने सिर्फ कपड़ा बनाकर काम खत्म नहीं किया, बल्कि पूरी सप्लाई चेन पर ही अपना कंट्रोल कर लिया। इसे एक पजल की तरह समझिए। पहले फैब्रिक बनाया, फिर उस कपड़े को बनाने के लिए यान की फैक्ट्री लगाई, फिर उस यान को बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स प्लांट लगाया, और अंत में पेट्रोकेमिकल्स के रॉ मटेरियल यानी क्रूड ऑयल के लिए पूरी की पूरी रिफाइनरी ही खड़ी कर डाली। खुद पर निर्भर होने का इससे बड़ा उदाहरण आपको शायद ही मिले। लेकिन देखिए, रियल लाइफ में सक्सेस का सफर कभी परफेक्टली सीधा नहीं होता। 1986 में धीरूभाई अंबानी को एक बहुत ही सीवियर स्ट्रोक आया, जिससे उनका दाहिना हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया था। ऐसे में कोई भी हार मान लेता, पर उन्होंने उल्टे हाथ से साइन करना सीखा और व्हीलचेयर पर बैठकर ही कंपनी की लीडरशिप कंटिन्यू की। ये छोटी सी बात फिजिकल लिमिटेशंस के आगे अटूट आत्मनिर्भरता और रेजिलियंस की एक काफी प्रेरणादायक मिसाल पेश करती है। अब आते हैं कहानी के अगले बड़े चैप्टर पर, दी अंबानी फैमिली स्प्लिट, यानी इस विशाल साम्राज्य का बंटवारा। संस्थापक के निधन के बाद कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आए बदलाव को समझने के लिए एक टेक्निकल वर्ड जानना जरूरी है, डीमर्जर। आसान भाषा में कहें तो डीमर्जर का मतलब है एक बड़े बिजनेस ग्रुप को 2 या उससे ज्यादा अलग अलग स्वतंत्र हिस्सों में बांटना। इसी प्रोसेस का इस्तेमाल दोनों भाइयों के बीच के उन डिफरेंसेस को सुलझाने के लिए किया गया जो उस वक्त पब्लिक और मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा में थे। और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया उनकी माता कोकिलाबेन ने। उनकी मध्यस्थता से ये डीमर्जर पूरा हुआ, जिसमें इस मैसिव एम्पायर को 2 बिल्कुल अलग दिशाओं में क्लीन तरीके से डिवाइड कर दिया गया। एक तरफ मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और गैस का व्यापार मिला, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी के हिस्से में टेलीकॉम, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज की जिम्मेदारी आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे पड़ाव पर जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया, द जियो डिजिटल रेवोल्यूशन। अब सोचिए, रिलायंस का ट्रेडिशनल फोकस तो तेल और रिटेल पर था, तो अचानक से डिजिटल डेटा की तरफ ये अग्रेसिव शिफ्ट हुआ कैसे? इसकी शुरुआत एक बहुत सिंपल से इंसिडेंट से हुई।
बात 2011 की है, जब ईशा अंबानी येल यूनिवर्सिटी से छुट्टियों में इंडिया आई थी, तो उन्हें पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से अपना कोर्स वर्क जमा करने में बड़ी परेशानी आई। एक स्टूडेंट के इस ऑब्जर्वेशन ने मुकेश अंबानी का ध्यान पूरे देश में डेटा की भारी कमी की तरफ खींचा, और यहां से शुरू हुआ इंटरनेट डेमोक्रेटाइज करने का मिशन। 2016 में जियो लॉन्च हुआ, बिल्कुल फ्री वॉइस और सस्ते डेटा के साथ, और पूरे देश में एक डिजिटल क्रांति फैल गई। और इस क्रांति का इम्पैक्ट क्या था? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। लगभग 180 मिलियन, यानी 18 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। जियो ने इस मार्केट को इतनी तेजी से डिसरप्ट किया जिसका शायद ही किसी को अंदाजा था। ये नंबर साफ बताता है कि इस नेटवर्क ने इंडिया के डिजिटल मैप को कितने बड़े पैमाने पर बदल दिया। वैसे यहाँ एक काफी मजेदार फैक्ट है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप जियो शब्द को शीशे में देखें या उल्टा करके पढ़ें तो वो विजुअली ऑयल पढ़ा जाता है? कमाल है ना? ये सिर्फ एक क्लेवर विजुअल ईस्टर एग नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये कंपनी के पेट्रोकेमिकल अतीत और इस नए डेटा ड्रिवन फ्यूचर के बीच एक ब्रिज बनाता है। और आंकड़े तो खुद कहानी बयान करते हैं। जियो 52.15% ब्रॉडबैंड मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे निकल चुका है, जबकि पुराने प्लेयर्स जैसे भारती एयरटेल 31.61% पर है। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे इस नए एंट्रेंट ने आते ही टेलीकॉम सेक्टर का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया। लेकिन ठहरिए, चलिए अब आते हैं अगले और बहुत जरूरी सेक्शन पर, कंट्रोवर्सीज एंड मार्केट ट्रस्ट, चुनौतियां और जांच। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि इतना बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ बिना किसी मार्केट फ्रिक्शन या पब्लिक स्क्रूटनी के नहीं हो सकता। पिछले कुछ दशकों का रिकॉर्ड देखें तो हमें समझ आता है कि ऐसे विशाल विकास के साथ किस तरह की रेगुलेटरी जटिलताएं जुड़ी होती हैं। जैसे 2005 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सीबीआई शामिल थी। फिर 2011 में केजी बेसिन गैस को लेकर सीएजी द्वारा उठाए गए सवाल, 2014 में ओएनजीसी द्वारा लगाए गए गैस पिलफरेज के आरोप, और 2021 में सेबी द्वारा स्टॉक मैनिपुलेशन के केस में फाइन। हम यहाँ फैक्ट्स को इम्पार्शियली रख रहे हैं ताकि पूरी पिक्चर समझ आ सके। और बात सिर्फ पुराने मैटर्स की नहीं है, हाल ही का फ्यूचर रिटेल कॉन्फ्लिक्ट ही ले लीजिए। 2022 में रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल के हंड्रेड्स ऑफ स्टोर लीजेस को टर्मिनेट करके उनके एसेट्स को टेक ओवर कर लिया। अब इस अप्रोच का अमेज़न ने बहुत फियर्सली विरोध किया, जिसके बाद ये डील एंटी ट्रस्ट और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रिव्यूज़ का हिस्सा बन गई। ये कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में बताता है कि आज रिटेल सुप्रीमेसी के लिए मार्केट में कितनी इंटेंस हाई स्टेक्स कॉम्पिटिशन चल रही है। तो इन सभी बातों के बाद आखिर में काफी गहरा सवाल उठता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया तेजी से बदल रही है, क्या भरोसे और आत्मनिर्भरता के वो कोर प्रिंसिपल्स जिन पर इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, भविष्य की ग्लोबल चुनौतियों के सामने वैसे ही अडिग रह पाएंगे? एक ऐसी मेगा कॉर्पोरेशन जिसे पब्लिक ट्रस्ट के आधार पर बनाया गया, वो आधुनिक विवादों और बदलते ग्लोबल इक्वेशंस के बीच आगे का रास्ता कैसे तय करेगी? ये सच में ध्यान देने वाली बात होगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।